हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम अब शुरू करने जा रहे हैं सोशल साइंस। किसी ने डिमांड की थी कि इसको भी मुझे शुरू करना चाहिए, तो ऑन पॉपुलर डिमांड हम लोग अब शुरू करेंगे सोशल साइंस के बारे में। इसमें हम इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट जो है इसको हम शुरू करेंगे। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, तो अब इसको हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक से ही। ठीक है, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन जाएंगे, देखेंगे इसमें क्या लिखा है और वो क्या बताना चाहता है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे और शुरू करते हैं इसको। देखिए आप कैसा लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ और चेंजेस चाहिए तो मेरे को बताइएगा, वो भी मैं आपको करके दूंगा। ठीक है, तो हमारे इसमें सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो जो पहला सेक्शन है हमारा, उसमें है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, और उसमें जो है पहला है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ये जो हमारा सेक्शन 1 की पहली यूनिट है, इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं और ये हमारा प्रीफेस है हमारा चैप्टर 1 के लिए, जो कि इसमें दिया है। फिर इसके बाद हम चैप्टर्स पे आएंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ। ये हमारा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 1848 में एक फेमस पेंटर थे, उनका नाम था फ्रेडरिक सोरो। तो उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी, तो उसमें ये बताया था कि ये एक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है और कौन कौन से ये सब स्टेट्स हैं दुनिया भर के, यानी कंट्रीज है दुनिया की, जो कि इसके पास जा रही। तो मतलब इसका बेसिक कहना ये था कि कुछ स्टेट्स है जो इसके पास जा चुके हैं, यानी कि उनको लिबर्टी मिल चुकी है, और कुछ है जो कि लिबर्टी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर ये गॉड है जो कि सारे गॉड्स हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको ब्लेस कर रहे हैं कि आपको ऐसी ही लिबर्टी मिलनी चाहिए। ठीक है, हेल्प कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं आपको कि लिबर्टी के लिए। ठीक, तो ये एक बेसिक ओवरऑल आइडिया था इस पिक्चर का। अब हम देखेंगे इसमें लिखा क्या है। तो इन 1848 फ्रेडरिक सोरो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, प्रिपेयर की 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। अब डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स ये वर्ड्स हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हमको जानना बहुत जरूरी है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? तो डेमोक्रेसी ये होता है कि गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब एक ऐसी सरकार जो कि चुन के, जैसे इंडिया डेमोक्रेसी है तो वहां पे लोग जो है, सरकार जो है वो पब्लिक के द्वारा चुन के आती है। तो सबसे ज्यादा पावर एक डेमोक्रेसी में किसके हाथ में है? वो है वोटर्स के हाथ में। जैसे हमारे यहाँ अभी भी इलेक्शंस चल रहे हैं, यहाँ के जो पीपल है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है वोट करने के लिए। ठीक है, हम आगे देखेंगे। और रिपब्लिक क्या होता है? तो रिपब्लिक का मतलब होता है देर कि कोई रिप्रेजेंटेटिव हो पब्लिक का, ऐसा जगह जहाँ पे किसी को हम चुन के एक जगह ऊपर बिठाएं और वो जो है स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे रन करे, तो ऐसी को बोलते हैं हम रिपब्लिक्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 ऑफ द सीरीज शो द पीपल फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका, ये ऊपर जो दिख रहा है पिक्चर में, इसी के बारे में बता रहे हैं। मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस का मतलब हुआ कि जैसे हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, ये वो, तो ये सारी क्लासेस जो है उनको सोशल क्लासेस कह रहा है। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, लॉन्ग ट्रेन मतलब ये जो लोग एक साथ आ रहे हैं, इसको एक लॉन्ग ट्रेन कहा है इसने। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, से निकल रहे हो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास, उनको होमेज पे कर रहे हो। होमेज का मतलब होता है थैंक यू बोलने एक तरह से। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या करते थे वो लोग? पर्सोनिफाई करते थे लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर। ठीक है, हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। इनके एक हाथ में ये टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में इनका है चार्टर ऑफ राइट्स। जहां कहीं भी चार्टर आएगा, ऐसा मान लीजिएगा कि कोई बुक है या कोई चार्ट है, ठीक है, तो चार्टर ऑफ राइट्स, राइट्स का मतलब होता है हक, ये आपका हक है। जैसे हमको हमारे इंडिया में भी कुछ फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि वो हमारे हक है,
हमसे कोई नहीं छीन सकता, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, वैसे ये फंडामेंटल राइट्स होते, वैसे ही तो ये चार्टर ऑफ राइट्स है इनके हाथ में। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो आगे आपको दिख रहा है, ये क्या है, बताना चाह रहा है कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो थे, अच्छा एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जहाँ पे जो किसी ने आपके ऊपर रूल किया, अब उनके ऊपर कोई भी लगाम नहीं लगी है, वो कैसे भी आपके ऊपर रूल कर सकते हैं, आपके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं देंगे, उनका जब मन करेगा जो लॉ बना लेंगे, उनके ऊपर कोई चेक्स एंड कंट्रोल्स कुछ भी नहीं है, वैसे टाइप की गवर्नमेंट को बोलते हैं एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बता रहा है कि वो जो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी वो एकदम तोड़ के रख दी गई है। तो ये जो टूटे हुए पार्ट्स हैं ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के हैं। इन सोरोज उटोपियन विजन, सोरो का उटोपियन विजन, अब उटोपिया ये होता है कि एकदम परफेक्ट वर्ल्ड, ठीक है, उनके परफेक्ट वर्ल्ड में द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस, अलग अलग नेशंस में पूरी दुनिया डिवाइड हो जाएगी, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, कंट्री का एक अलग फ्लैग होगा, एक अलग नेशनल कॉस्ट्यूम होगा। लीडिंग द प्रोसेशन, अब प्रोसेशन में सबसे आगे कौन है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे, तो वही बता रहे कि लिबर्टी के आगे निकल चुके हैं, वो पा चुके हैं लिबर्टी से। फ्रांस है, आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू। देखिए उस टाइम तक यूएसए, स्विट्जरलैंड ये जो है लिबर्टी पा चुके थे, तो वो स्टैचू में आगे दिखाए गए, और फ्रांस बस अब लिबर्टी पाने ही वाला है, तो वो स्टैचू को बस टच करके क्रॉस करने वाला है। फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, उसके पीछे जर्मनी के लोग बियरिंग ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरो क्रिएटेड दिस इमेज, टाइम पे जर्मनी क्या थी, एक यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करती थी। उनका जो फ्लैग है दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप, मतलब जो फ्लैग लिए है ना वो होप है उनकी कि वो भी एक दिन जाके एक लिबरल स्टेट बनेंगे। टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये चाहते थे कि जितने लोग भी जर्मन बोलते हैं वो सब जाके एक साथ इकट्ठा होंगे और एक नेशन स्टेट बनाएंगे अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उनका और उसी के अंडर वो लोग अपना एक नेशन बनाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली है रूल बुक कहते हैं। ठीक है, कोई रूल बुक है, जैसे आपके घर में आप रूल बुक बना लो, ये काम किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, यहाँ जाया जाएगा, वहां नहीं जाया जाएगा, ये होगा वो नहीं होगा, और इन सबको एक उसमें लिख लो, तो एक रूल बुक बन गई। अब आपको उसी रूल बुक को फॉलो करना है जब भी कुछ होगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। पर अगर वो एक नेशन के लिए है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। मतलब ये लोग जर्मनी के पीछे हैं कि जर्मनी को भी फ्रीडम मिलेगा, फिर बाकी सबको भी लिबर्टी मिलेगी। ठीक है, फ्रॉम द हेवेंस, ऊपर से क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल, ये लोग सब उनको देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी among the nations of the world. They have been used, मतलब बाकी सारे भगवान, सेंट, ये सब एक साथ ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो देश, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ये सब ऊपर से देख रहे हैं जिससे कि पूरे उसमें पीस बनी रहे। ठीक है, सारे नेशंस के बीच में। अब द चैप्टर विल डील विद मेनी इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरो इन फिगर 1। ठीक, during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. देखिए 19th century में क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग आई सब में। इज्म क्या होता है, देखिए इज्म का मतलब होता है बिलीफ। किसी भी वर्ड के आगे अगर इज्म लगाओ ना, मतलब होता है कि बिलीफ, कि हम अगर हमारा एक नेशन होगा, ठीक है, या हम सब एक नेशन के, तो इसको बोलते हैं नेशनलिज्म।
हमेशा ये इज्म वर्ड याद रखिएगा। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. ठीक है, the end result of these changes was the emergence of nation state in place of multinational dynastic empires of Europe. अब देखिए ये जो चेंजेस हो रहे थे इससे क्या हुआ, द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ अ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। पहले यूरोप में क्या था, बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, वो रूल करती थी, तो वो अपने अपने किंगडम्स थे, एरियाज थे, वहां पे उनका रूल चलता था। तो अब क्या हुआ, वहां पे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आने लगा कि ये एक नेशन होगा। और एक नेशन क्या होता है वो भी मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच मॉडर्न स्टेट क्या था, इस सेंट्रलाइज्ड पावर होगी जिसमें सोवेरियन कंट्रोल होगा ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। अगर मॉडर्न स्टेट की कभी भी कोई बात करे तो उसमें ये तीन चीज होंगी। पहला सेंट्रलाइज्ड पावर, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में है कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर है हमारे यहाँ, जैसे प्रेसिडेंट है जो कि हमको रूल करते। सोवेरियन कंट्रोल, सोवेरियन कंट्रोल का मतलब से इंडिया है तो इंडिया के ऊपर कोई और कंट्री नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स अब हमको रूल करते हो। जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर थे तो हम सोवेरियन स्टेट नहीं थे, पर अब हम एक सोवेरियन स्टेट है, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ठीक है, ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, और हमारी टेरिटरी भी एकदम क्लियरली डिफाइंड है। जैसे कि हमें पता है इंडिया का मैप के इंडिया के हमारे बॉर्डर्स कहाँ से, तो अगर तीन चीज है तो हम एक मॉडर्न स्टेट कहलाएंगे। ठीक, तो द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट हैज बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। ये काफी पहले से इंडिया यूरोप में चल रहा था कि एक मॉडर्न स्टेट बनाना है। बट अ नेशन स्टेट क्या था बता रहा है, what a nation state was one in which the majority of its citizens, not only its rulers, मतलब ज्यादातर जो सिटीजन्स होंगे वहां के, come to develop a sense of common identity and shared history or descent। मतलब जो वहां के लोग हैं वो कॉमन आइडेंटिटी रखते हो और एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हो। जैसे अब इंडिया है तो इंडिया में ये है कि हम सब के ऊपर औरंगजेब, बाबर, मुगल्स ने रूल किया, और कंट्रीज में जो लोग थे उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया। ठीक है, तो ये हम सब की एक कॉमन हिस्ट्री है। ठीक, हम एक कॉमन आइडेंटिटी रखते हैं। ठीक है, अब द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ऐसा नहीं था कि ये जो हमारी कॉमननेस है ये हम बहुत पहले से थी। इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। अच्छा, कॉमननेस हमारी कैसे आई, ये कॉमननेस आई थ्रू स्ट्रगल्स, मतलब जो लोगों ने वहां के लीडर्स ने वहां के जो स्ट्रगल किया, एक्शन ऑफ द लीडर, जो उन्होंने लीडर्स चुने, उन्होंने जो एक्शंस लिए। जैसे इंडिया में कॉमननेस कैसे, जैसे गांधी जी आए, गांधी जी ने फ्रीडम फाइट के लिए लड़ा, हम सब इकट्ठा हुए। ठीक है, हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने लड़ाई की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट किया, स्ट्रगल में रहे। तो ये सब हमारी एक कॉमन हिस्ट्री है जो कि हमको एक तरह से बांध के रखती है एक जगह पे। ठीक, तो ये था हमारा नेशन स्टेट का concept. So this chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism came into being in the 19th century. ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करेंगे, वो है हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो आपको ये कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट एनी चेंजेस कि मैं क्या चेंज करूं, किसी और तरीके से पढ़ाऊं, कुछ और बताऊं, कि और डीप में जाके बताऊं, तो प्लीज लेट मी नो, आई विल डू दैट आल्सो। तो इसको शुरू करने से पहले आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। आप मेरे को फीडबैक दीजिए, आई विल इम्प्लीमेंट दोस फीडबैक एंड मेक स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। थैंक यू सो मच।